बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाद अली तैमूर, देवता। एक बहुत ही अच्छा दास्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी सलाहियतों ने दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों और इंसानों को धूल चटा दी। अपने मुल्क की बका के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, जहाँ गया अपने नाम का सिक्का जमाया। जिसे बचपन में न माँ का प्यार मिला न बाप का, जो माँ की गोद को तरसता रहा, जिसे नफ़रत ही नफ़रत मिली। तो जनाब, उसकी तरफ चलने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली किस्त आपको फौरी मिल सके। देवता, फरहाद अली तैमूर। किस्त नंबर 33। हजूर माई बाप, हम जाहिल गंवार हैं, इस बिल्ली के जरिए पालते हैं। हम क्या जाने कि जासूसी क्या चीज़ होती है। हम बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हैं। हमने कभी अपने देश से गद्दारी नहीं की। फोटोग्राफर वहाँ से जा चुका था। बड़े अफसर ने अपने मतहत से कहा, कल सुबह तक इन दोनों के मुतल्लिक पूरी मालूमात हासिल हो जाना चाहिए। इसके बाद ही मैं बिल्ली के बारे में फैसला करूंगा। इसी वक्त वो बिल्ली एक खुले हुए दरवाजे से दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। उसके पीछे एक अफसर और 2 फौजी जवान भी दौड़ते हुए इस कमरे में आ गए थे। अफसर ने टेंशन होकर हाँफते हुए कहा, सर, ये बिल्ली काबू में नहीं आती। ये बार बार इस कमरे की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। हमने हर तरह से इसे रोका, मगर ये आ ही गई। बड़े ऑफिसर ने बिल्ली को देखा, जो मेरे कदमों के पास बैठी हुई थी, फिर घुरा कर बोला, ये बिल्ली इस लड़की से मानूस है। 2-4 रोज दूर रहेगी तो इसे भूल जाएगी। हजूर, मैंने कहा, ये सारी दुनिया को भूल सकती है, मगर मुझे नहीं भूल सकती। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि मैं इससे मोहब्बत जताकर इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मैं तो इससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, मगर ये मुझे नहीं छोड़ती। अभी ये मुझसे दूर हो गई तो मैंने सोचा था कि अब मेरे पास नहीं आएगी, मगर देख लीजिए, ये फिर यहाँ आ गई। ये मेरे करीब रहकर मुझसे अजीब दुश्मनी करती है। कैसी दुश्मनी? ये मेरे करीब किसी मर्द को नहीं आने देती। मैंने केदार की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरे पति हैं। ये भी मेरे बदन को हाथ नहीं लगा सकते। जो भी मुझे हाथ लगाता है, ये उस पर घुरा कर हमला करती है। बकवास है। बड़े अफसर ने बेयकीनी से कहा, तुम अपने पति के करीब जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना सच बोल रही। मैं झिझकती हुई केदार के करीब हो गई। हालांकि मेरे लिए झिझकने और शर्माने की बात नहीं थी। मैं तो कब से ऐसे मौके की तलाश में थी, मगर इतने बड़े अफसरों के सामने ये जाहिर करना चाहती थी कि मैं शर्मीली और शरीफ औरत हूँ, जो गैर मर्दों की मौजूदगी में अपने पति के करीब नहीं जाती। ऑफिसर ने केदार को हुक्म दिया, आगे बढ़ो और अपनी पत्नी को प्यार करो। केदार समझता था कि सामी उसे किस तरह परेशान करेगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिए हजूर, क्षमा कीजिए। ये बिल्ली एक बार मुझे बुरी तरह जख्मी कर चुकी है। मैं इसके सामने ऐसी हरकत नहीं कर सकता। हम इस बिल्ली की एक एक आदत को नोट करना चाहते हैं। तुम इनकार करोगे तो तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी को कोई दूसरा प्यार करेगा। केदार ने सर झुकाकर कहा, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मैं जानता हूँ मेरी पत्नी को कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। केदार की ये बात एक चैलेंज बन गई। बड़े ऑफिसर ने गुस्से से उठकर अपने मतहत को हुक्म दिया, वानी शंकर। यस सर। वानी शंकर वही अफसर था जो सामी को हमारे मकान से लाया था। बड़े ऑफिसर ने हुक्म दिया, आगे बढ़ो और इस लड़की को प्यार करो। सामी कलीन पर बैठी सब कुछ सुन रही थी और समझ रही थी। वानी शंकर जैसे ही हुक्म की तामील के लिए आगे बढ़ा, वो घुराकर उछली और उसे पंजा मारती हुई दूसरी तरफ कलीन पर जाकर लेट गई। वानी शंकर को
क्या किसी ने भी यकीन नहीं किया था, लिहाजा वो गैर मुतवक्को हमला था। वो लड़खड़ा कर पीछे चला गया। इसकी तौहीन थी कि एक बिल्ली उसे पीछे हटा दे। वो चलाकर दूसरी बार उसकी तरफ बढ़ा, मगर उसकी नजरें सामी पर नहीं कि वो हमला करेगी तो वो उसे दबोच लेगा। लेकिन वो भी बला की चालाक और फुर्तीली थी। वो दौड़ती हुई उसके कदमों की तरफ आई। भवानी शंकर ने झुककर उसे पकड़ना चाहा। इसी वक्त उसने छलांग लगाई और उसकी गद्दी पर पंजा मारती हुई एक सोफे पर जाकर बैठ गई। भवानी शंकर तलमला उठा, लेकिन बड़े ऑफिसर ने हाथ उठा कर कहा, बस खत्म करो भवानी शंकर। हम सब मानते हैं कि दुश्मनों से मुकाबले में तुम कभी शिकस्त नहीं खाते, मगर जानवरों के साथ लड़ने के लिए जानवर बनना पड़ता है। अभी इसका वक्त नहीं है। इस बिल्ली से दुश्मनी करने की बजाय इससे दोस्ती करो। ये तुम्हारी बेहतरीन कलाकार बन सकती है। भवानी शंकर ने हमें अपने पीछे आने का इशारा किया। शामी भी हमारे साथ चलने लगी। हमारे पीछे दो फौजी जवान थे। वो हमें एक शादा कमरे में ले गए। शामी एक ही कमरे में मुझे और केदार को सोने नहीं देती थी। मल्ला घासीराम के मकान में एक रात केदार चुपके से मेरे पास आया तो शामी उसे घंटों परेशान करती रही और इधर से उधर नचाती रही थी। वो बेचारा मजबूर होकर दूसरे कमरे पे चला गया था। ये बात मैं भवानी शंकर को बता चुकी थी, तो उसने दूसरे कमरे में केदार के सोने के लिए कहा। इन लोगों के जाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई और मेरी पहरेदार पलंग के नीचे जाकर सो गई। दूसरी सुबह हमारे लिए बेहतरीन नाश्ता आया और मुझे हुक्म दिया गया कि मैं बिल्ली को इसकी पसंद की चीज़ें खिलाऊं। मैं एक मुलाजमा की तरफ कहा कि मैं इसका पेट भरती रही और दिल ही दिल में कटती भी रही। इसका जिस्म छीनकर मैं अजीब कश्मकश और परेशानी में मुब्तला हो गई थी। गुरु महाराज ने ठीक ही कहा था कि हम कुदरत की तरफ से एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होकर सुख चैन नहीं पा सकते। मैं और बिल्ली दोनों बुरी तरह परेशान थी, बल्कि बिल्ली की बजाय मैं परेशान थी। सामी तो बार बार अपनी अदा से, अपने तरीक़ाकार से बता रही थी कि मैं दिमाग से काम लेती हूँ और मंत्रों से। हमसे बड़ी ताकतें भी हैं जो हमें डराती हैं, सताती हैं और पीछा करती हैं। ये मेरे गुरुदेव ने कहा था। सामी बिलाशुबा मुझे सता रही थी। ऐसे जिस्म और जवानी का क्या फ़ायदा। हर रात कांटों पर बसर हो रही थी। उसने मुझे शोलों की तरह धक्का देकर पहरा लगा दिया था। कोई इन शोलों को बुझाने ना आए। ना जाने इस जिस्म में रहकर कैसे जवानी के तकाज़ों को कुचलती थी और सब्र करती थी। मेरी समझ में आया कि उसने एक बार कहा था, वो अपने ख्याली महबूब का सपना देखती है। अपने कुंवारेपन को इसलिए संभाल कर रखती है कि न जाने वो कमबख्त उसका ख्याली महबूब कहाँ है। अगर वही मुझे मिल जाता तो मैं सामी के सामने अपना जिस्म उसके हवाले कर देती। ऐसी सूरत में सामी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था। उसने उसी महबूब के लिए तो खुद को संभाल रखा था। छमिया की बातें सुनकर मैं इस बदन के बेशबहा सरमाया को देख रहा था। ठीक है, वो किसी ख्याल महबूब की अमानत था, लेकिन मैं सामी की ज़िंदगी में शायद पहला शख्स था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, छमिया, मैं सामी का ख्याली महबूब हूँ। शायद वो मेरे ही इंतज़ार में हो। वो एक सर्द आह भरकर बोली, सोच का साजन कोई भी हो, जिस्म ये मुझे जला रहा है। मैं इसे ठंडक पहुँचाना चाहती हूँ, तो फिर ये रस्सियाँ खोल दे, हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। वो अचानक कहका लगाने लगी, अरे तू मुझे नादान समझता है क्या? मैं तेरी बातों में आकर खोल दूंगी? अरे जा, अब तो एक ही रात की बात है। वो हमेशा के लिए बिल्ली बन जाएगी। अगर तू ही इसका ख्याली महबूब है तो इससे बेहतर इंतकाम और क्या होगा। मैं उसके
सामने ही उसके शहजादे को कत्ल करूंगी और इसी शहजादे के खून से उसे नहला दूंगी। आहा हा हा। वो फिर कहके लगाने लगी। कहकों के चौंकों से उसके बदन की बोटी बोटी थिरक रही थी। सोने के जेवरात अंशी की हर उठान पर लर्ज रहे थे और उनके जलमलाते हुए सुनहरी अक्स में बदन का सोना तप कर कुंदन बनता नजर आ रहा था। हाय, वो मेरे सामने थी मगर सामी नहीं थी। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, तुम नादान नहीं हो। अब मैं तुम्हारी तमन्ना नहीं करूंगी। इन बातों को छोड़ो और ये बताओ कि वो फौज के अफीसर इससे सामी से क्या काम लेना चाहते थे। वो उसे जासूसा बनाकर यहाँ ले आए। कैसे? पहले मैं समझ न सकी। वो उसे किसी किस्म की ट्रेनिंग दे रहे। एक बूढ़ा इंस्ट्रक्टर रोज वहां आता था। एक कमरे में सामी को ले जाता। वहां मैं भी मौजूद रहती। पहले तो उन्होंने यही कोशिश की कि मैं वहां मौजूद ना रहूं, लेकिन सामी मुझे छोड़कर इनकी कोई बात नहीं मानती थी। लिहाजा मजबूर होकर उन्होंने मुझे भी राजदार बना लिया था। मैं रफ्ता रफ्ता समझने लगी कि वो बूढ़ा अफसर सामी को इशारों की ज़बान सिखा रहा है। जिस तरह स्काउट और नेवी फोर्स के जवान हाथों के मुख्तलिफ इशारों और जावियों से खुफिया पैगाम पहुंचाते हैं, वही पैगामात के तरीके सामी को सिखाए जा रहे थे। वो अपने अगले दोनों पंजों और गर्दन के मुख्तलिफ जावियों से पैगाम रसानी का फन सीख रही थी। इस दौरान फौज के जासूसों ने मेरे और केदार के मुतल्लिक बहुत सी मालूमात हासिल कर ली थी। एक दिन बड़े अफीसर ने, जिसका ओहदा हमें मालूम हो चुका था, वो फौज का कर्नल था, उसने हमें तलब किया और कहा, तुम दोनों पति और पत्नी नहीं हो। हमारी इतलात के मुताबिक आज से 1.5 माह पहले तुमने एक पुलिस अफसर को चलती ट्रेन से गिराकर हलाक किया था। इसके मतहत जो सिपाही थे उन्होंने तुम्हारी तस्वीर से पहचान लिया है और अमनारा स्टेट के सिपाहियों ने भी तुम्हारी तस्वीर देखकर पहचान लिया है और बयान दिया है कि तुम राजा राजपत राय की ख्वाबगाह में गई थी। वहां तुमने एक खंजर से उसे हलाक किया और रानी लक्ष्मी, उसकी पत्नी, को मारकर स्टेट की हकदार बनना चाहती थी। उसने तुम्हारा साथ दिया और तुम दोनों को राजमहल से निकाल कर ले गई, मगर तुम दोनों ने उसे राजमहल वापस जाने का मौका ही नहीं दिया और एक बस्ती के करीब उसे मार डाला। उसकी कुचली हुई लाश इन्हें मिल गई और ये जेवरात जो तुम्हारे जिस्म पर है वो रानी लक्ष्मी देवी के हैं। मैं और केदार घबरा कर एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। कभी उस कर्नल को देख रहे थे। हमारे सामने फांसी नजर आ रही थी। हम अपने जुर्म से इनकार नहीं कर सकते थे। इस इमारत के बाहर नागपुर के थाना अमनारा स्टेट में बहुत से लोग हमें मुजरिम की हैसियत से पहचानते थे। कर्नल ने चुभती हुई नजरों से हमें देखकर पूछा, क्या तुम दोनों सजाए मौत से बच सकते हो? मुझे भला कौन मार सकता है? ज्यादा से ज्यादा यही होता कि सामी का ये जिस्म फांसी पर चढ़ जाता और मैं ये गुवारा नहीं कर सकती थी कि 1000 मुसीबतों से हासिल किया हुआ ये जिस्म ज़ाया हो जाए। फिर ये कि मैं अगर बच जाती तो केदार किसी सूरत में नहीं बच सकता था। मैंने कर्नल के आगे हाथ जोड़ दिए। केदार घुटने टेक कर बोला, हजूर माई बाप दया कीजिए, हमने वो सब अपनी जान बचाने के लिए किया था। कर्नल ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा, तुम्हारी इस छमिया ने राजा राजपत राय से ये कहा था कि तुम इसके भाई हो, या अगर तुम दोनों आते ही पति पत्नी बन गए। हमने झूठ कहा था हुजूर, ना हम भाई बहन हैं ना पति पत्नी। हम एक दूसरे को चाहते हैं, मगर ये बिल्ली हमें एक साथ नहीं रहने देती। एक बेजुबान बिल्ली तुम्हारे झूठ की सजा तुम्हें दे रही है, लेकिन इस देश की अदालत तुम्हें इससे भी बड़ी सजा देगी और वो है सजाए मौत। क्या तुम दोनों अदालत तक पहुंचना चाहते हो? केदार गड़गड़ाकर रोने लगा। नहीं हुजूर, हम पर रहम कीजिए, हमें
बचा लीजिए, हमें कैद मंजूर है, हम फांसी के तख्ते तक नहीं जाना चाहते, भगवान के लिए हमें बचा लीजिए। कर्नल इसकी इल्तिजा सुनता रहा, गहरी टटोलती हुई नज़रों से हमें देखता रहा। फिर उसने हाथ उठाकर कहा। तो दोस्तों, इसके साथ ही किस्त का इख्तिताम होता है। अगली किस्त जल्द ही आपके पेश की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बतों का सबूत दें।